हम बात कर रहे हैं अपूर्ण अधिलेखों से खाते किस प्रकार तैयार किए जाते हैं, और हमने पिछले वीडियोस में आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों को हल कर लिया था। आज भाग 7 में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्रात्मक प्रश्नों का और साथ ही साथ अंकिक प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्रात्मक प्रश्न। अपूर्ण खातों का अर्थ समझाइए। अपूर्ण खाते ऐसे खाते जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली में किसी भी व्यवहार का जब लेखा करते हैं तो समान राशि से नाम और जमा में लिखा जाता है, यानी समान राशि से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, जबकि अपूर्ण लेखों में ऐसा नहीं किया जाता। लेखांकन में जिन लेन देनों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार नहीं किया जाता वे क्या कहलाते हैं? अपूर्ण लेखे कहलाते हैं। यद्यपि कुछ लोग इन्हें इकहरी लेखा विधि भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसे अपूर्ण लेखा विधि कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा। अपूर्ण खाते रखने के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या कारण है कि व्यापारी अपूर्ण लेखे रखता है? तो इसका मुख्य कारण तो यह है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो ज्यादा खर्चीली है, उसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है। अगर व्यापार का आकार छोटा है तो वहां पर उसकी लागत को वहन नहीं किया जा सकता, जबकि जो अपूर्ण लेखा विधि है वो सरल है, मितव्ययी है। जहां दोहरा लेखा प्रणाली मतलब आपको लेखांकन सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, अभाव है, तो भी आप इस आधार पर हिसाब किताब रख सकते हैं। तो इसके कारण ये ही होंगे। लेखांकन सिद्धांतों के अभाव में इस पद्धति को अपनाया जा सकता है, यानी कि अगर आपको दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रणाली को अपनाकर अपने व्यापार के लेखे रख सकते हैं। यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली की तुलना में मितव्ययी है, यानी कि कम खर्चीली है। प्रलेखों का रखरखाव कम समय में लगता है और साथ ही साथ यह विधि रखरखाव में सरल है, इसलिए अपूर्ण लेखा विधि अपनाई जाती है। इसे अपनाए जाने के ये कारण है। अवस्था विवरण तथा तुलन पत्रक का अंतर स्पष्ट कीजिए। अवस्था विवरण जिससे हम प्रारंभिक पूंजी या अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं। तुलन पत्र जो वर्ष के अंत में बनाया जाता है और संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। तुलन पत्र तब बनाया जाता है जब आप दोहरा लेखा प्रणाली के पूरे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, जबकि अवस्था विवरण मुख्यतः अपूर्ण लेखों में बनाया जाता है। अगर विश्वसनीयता की बात करें तो तुलन पत्र अवस्था विवरण की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीयता पहला अंतर का बिंदु यह है, यह कम विश्वसनीय है क्योंकि अपूर्ण प्रलेखों से बनाया जाता है। वो अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह दोहरा लेखा प्रणाली से बनाया जाता है। उद्देश्य अवस्था विवरण का उद्देश्य पूंजी मालूम करना होता है। अवस्था विवरण बनाकर आप वर्ष के प्रारंभ की या वर्ष के अंत की पूंजी को ज्ञात कर सकते हैं, जबकि यह किसी तिथि विशेष को बनाया जाता है और इससे संस्था की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। छूटी गई मदें, अगर कोई मद लिखने से रह गई है तो तुलन पत्र में फटाफट से उसका पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुलन पत्र दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, और अगर आप एक भी मद छोड़ेंगे तो तुलन पत्र दोनों तरफ से बराबर नहीं होगा। जबकि आपको पता है अवस्था विवरण दोनों तरफ से बराबर नहीं आता है, बल्कि आप इसके अंतर को पूंजी का शेष कहते हैं। तो ये कह रहा है कि छूटी गई मदों को ज्ञात करना अवस्था विवरण में कठिन है, जबकि तुलन पत्र में बहुत ही आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल लघुत्रात्मक प्रश्न। एक व्यापारी द्वारा अपूर्ण प्रलेख रखने में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? कौन कौन सी कठिनाइयां आएगी? तो जब आप दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप तलपट नहीं बना रहे हैं। तलपट नहीं बनाएंगे तो गणितीय शुद्धता की जानकारी नहीं होगी। साथ ही साथ ये कम विश्वसनीय होते हैं। इन पर जो सरकारी विभाग है, आयकर विभाग है, वो भी इस तरह के लेखों पर कम विश्वास करते हैं। इस विधि में गणितीय शुद्धता की जांच नहीं होती क्योंकि इसमें तलपट नहीं बनता। व्यावसायिक क्रियाकलापों वित्तीय परिणामों का मूल्यांकन सही निर्धारण नहीं होता। निर्धारण तो हो जाता है लेकिन एकदम सही एग्जैक्ट सही नहीं हो पाता है। व्यवसाय की लाभप्रदता, तरलता, शोधन क्षमता आदि का विश्लेषण करना संभव नहीं होता, और गणना की गई आय विश्वसनीयता कम होने के कारण आयकर अधिकारियों को संतुष्ट करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल आयकर अधिकारी इनसे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये हुए आपकी पाठ्य पुस्तक के लघुत्रात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं अंकिक प्रश्नों की। अंकिक प्रश्न संख्या 1। नीचे दी गई सूचनाओं से लाभ व हानि का विवरण बनाइए, यानी कि आपको फर्स्ट विधि से संस्था का लाभ हानि ज्ञात करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
वर्ष के अंत की पूंजी स्टूडेंट्स आपको दे दी गई है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी भी दे दी गई है, और जब अंत के और प्रारंभ की पूंजी दे दी जाए तो इसका मतलब आपको पूंजी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सत्र के दौरान आहरण 3,75,000 ड्राइंग आपको दिए गए हैं, अतिरिक्त पूंजी का समावेश आपको दिया गया है 50,000। तो आपको स्टेटमेंट याद होगा, सबसे पहले लिखी जाती है क्लोजिंग कैपिटल और उसमें ड्राइंग को जोड़ा जाता है और एडिशनल कैपिटल को लेस किया जाता है। जो अमाउंट आता है उसे कहा जाता है एडजस्टेड कैपिटल, और फिर उसमें से क्या घटा दी जाती है, ओपनिंग कैपिटल, तो निकल कर आ जाता है प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमें दे रखी है 5 लाख। इसके बाद में बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स हमें स्टूडेंट्स दे रखे हैं 3,75,000। 8,75,000 इसका योग आता है। इसमें से आपको एडिशनल कैपिटल घटानी है जिसकी राशि है 50,000। इसे घटाने के बाद आपकी समायोजित पूंजी निकल कर आती है 8,25,000। अब आप देखिए ओपनिंग कैपिटल जो कि दे रखी है 7,50,000। तो 8,25,000 में से 7,50,000 की ओपनिंग कैपिटल को लेस कर दीजिए और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल कर आता है 75,000 रुपए। 75,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा। इसके बाद अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। श्री मनवीर ने 1 अप्रैल 2016 को 4,50,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया और 31 मार्च 2017 को उनकी स्थिति निम्न प्रकार थी। आपको प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल जो है स्टूडेंट्स वो दे दी गई है और कितनी है, 4,50,000, और साल के अंत में आपको कैश, बीआर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर असेट्स के सभी आइटम दिए गए हैं। इस स्थिति को मनवीर ने अपने मित्र से 45,000 रुपए उधार लिए और घरेलू व्यय के लिए 8,000 रुपए निकाले। तो ड्राइंग प्रति माह, बिल्कुल इस बात पर ध्यान रखें, प्रति मास है, तो सालाना हो गए 8,000 इंटू 12 जो कि होंगे 96,000। और लोन फ्रॉम फ्रेंड लाइबिलिटीज है। पहले तो बात करें तो यहां पर ये जो मेथड है वही प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की तुलना करके आपको लाभ हानि का ज्ञात करना है। आपको प्रारंभिक पूंजी दी गई है सवाल में 4,50,000 और अंतिम पूंजी सवाल में नहीं दी गई है, वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाकर हम ज्ञात करेंगे। और ड्राइंग सवाल में दिए गए हैं, एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का होना जरूरी नहीं है, वो सवाल में है तो उसके अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का होना अति आवश्यक है। तो आइए, हमें ओपनिंग कैपिटल दी गई है, हमें ड्राइंग दिए गए हैं, हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखे। क्लोजिंग कैपिटल ज्ञात करने के लिए इन 5 मदों को संपत्ति में लिखा जाएगा क्योंकि सभी मदें संपत्ति की है, और जो लोन फ्रॉम फ्रेंड है उसे लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा, और अंतर की जो राशि होगी वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो आइए बैलेंस शीट शुरू करते हैं। 99,000 और 75,000 कैश दे रखा है 99,000 और बीआर दे रखा है 75,000। इसके बात करें तो प्लांट 48,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, फर्नीचर 50,000, और इसका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 4,52,000। लोन फ्रॉम फ्रेंड जो कि 45,000 दिया गया है, 4,52,000 में से 45,000 को लेस कर लीजिए, ये आता है 4,07,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल। टोटल लगा दीजिए 4,52,000। अब अगर बात करें तो हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल चुकी है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लिखेंगे 4,07,000। इसमें ड्राइंग जो कि 96,000 होगा, ओपनिंग कैपिटल जो कि सवाल में दी गई है 4,50,000 रुपए, इसे आप लेस कर दीजिए, और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा 53,000 रुपए।
अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष के लाभ का निर्धारण कीजिए। आरंभिक पूंजी आपको दी गई है, अतिरिक्त पूंजी दी है, स्टॉक है, डेटर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सन्डी क्रेडिटर है और वर्ष के दौरान आहरण आपको दिए गए हैं और हमें निकालना है करंट ईयर का प्रॉफिट। फिर से वही ओपनिंग कैपिटल दी गई है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। ये असेट्स में लिखा जाएगा, ये भी असेट्स में लिखा जाएगा, ये भी असेट्स में लिखा जाएगा, मशीनरी भी असेट्स में लिखा जाएगा और लेनदार को लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक का मूल्य है 59,500। डेटा 25,900। बिल्डिंग 2100। और अगर इसका टोटल लगाया जाए तो ये आ रहा है आपके 96,100 रुपए। क्रेडिटर दिए गए हैं 33,400। 96,100 में से 33,400 को लेस कर दीजिए। ₹62,700 आपकी कैपिटल निकल कर आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करने के बाद अब बात करते हैं प्रॉफिट निकालने की। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे टॉप पर लिखा जाएगा क्लोजिंग कैपिटल को 62,700 और इसमें ऐड किया जाएगा आहरण को। आहरण दे रखे हैं सवाल में 26,400। एडिशनल कैपिटल दी गई है 17,500। ₹71,600 आती है समायोजित पूंजी और इसमें से ओपनिंग कैपिटल जो कि आपको दी गई है 70,000 रुपए, इसे लेस कर देंगे। प्रॉफिट की राशि होगी 1,600 रुपए। प्रश्न संख्या 3 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। निम्न सूचनाओं से आरंभिक पूंजी की गणना करें। वर्ष के अंत में पूंजी 4 लाख, वर्ष के दौरान आहरण 60,000, वर्ष के दौरान नई पूंजी 1 लाख और चालू वर्ष का लाभ 80,000। आइए प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल पूछी गई है और प्रॉफिट जो स्टेटमेंट का हम बनाते हैं उसी की सहायता से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है 4 लाख। इसमें आपको ऐड करना है ड्राइंग को। ड्राइंग दिए गए हैं 60,000। ये आता है आपके 4,60,000। इसमें से आपको लेस करना होगा एडिशनल कैपिटल को जो कि दी गई है 1 लाख रुपए। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आती है 3,60,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया गया है 80,000। इसे भी आप लेस कर दीजिए तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आती है 2,80,000 रुपए। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में इसका उत्तर 2,60,000 दिया गया है जो कि गलत है। दिए गए डेटास के अकॉर्डिंग इसका आंसर 2,80,000 ही होगा। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में प्रश्न की हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल दी। तो नॉर्मली प्रश्नों में ओपनिंग कैपिटल दी जाती थी तो अंतर की राशि प्रॉफिट निकलती थी। इस बार प्रॉफिट दिया गया तो उसे घटा देंगे तो अंतर की राशि ओपनिंग कैपिटल होगी। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर अंतिम पूंजी की गणना करें। अंतिम पूंजी की गणना करने के लिए ये सूचनाएं आपके काम की हैं क्योंकि अंतिम पूंजी के लिए ये इंफॉर्मेशन काम की होती है। क्रेडिटर को लायबिलिटीज में लिखेंगे। बीपी नेक्स्ट ईयर के लिए दे नहीं रखे हैं। लोन
को लाइबिलिटीज में लिखेंगे, बीआर को असेट्स में लिखेंगे, स्टॉक को असेट्स में लिखेंगे और कैश को असेट्स में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बीआर आपको दिए गए हैं 50,000, स्टॉक आपको दिया गया है 30,000 और कैश आपको दिया गया है 20,000 और इसका टोटल आता है 1 लाख। क्रेडिटर और लॉन, क्रेडिटर आपको दिए गए हैं 30,000 और लॉन दिया गया है 50,000, तो अंतर की जो राशि आएगी वो आएगी कैपिटल 20,000। इसी के साथ आज आपके अंकित प्रश्न संख्या 5 तक पूरे होते हैं। आगे के वीडियोस में बात करेंगे अगले प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।